हेलो 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 डियर बैंकर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब मस्त हैं, ज़बरदस्त हैं। हम कर रहे हैं यूनिट 29 आपके पीपीबी समरी के अंदर, जहां मॉड्यूल बी में हम इनिशियल 7 यूनिट्स कर चुके हैं। आज हम बेसिकली 8th यूनिट ऑफ मॉड्यूल बी है, जिसे यूनिट 29 बोल रहे हैं हम, अंडर विच इज़ इम्पॉर्टेंट लॉज रिलेटेड टू रिकवरी ऑफ डेट। ओके, टोटल 5 लॉज है हमारे पास आज के सेशन में। थोड़ा सा सेशन कंपैरेटिवली बाकी सेशन से लॉन्गर रहेगा, बट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हम इनफ टाइम देंगे भी, क्योंकि यहाँ से आप कम से कम 3-4 क्वेश्चन आराम से एग्जाम में देखेंगे। यहाँ हम पढ़ेंगे सरफेसी एक्ट, डीआरटी एक्ट, IBC 2016। वी आर ऑल्सो गोइंग टू टॉक अबाउट लिमिटेशन लॉ एंड लोक अदालत के बारे में भी जानेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं विद द फर्स्ट एक्ट दैट इज देयर। मतलब बहुत डिटेल में नहीं है हमारे पास, हमारे सिलेबस में CIB जब हम जाएंगे तो काफ़ी डिटेल में हो जाएगा। अभी के लिए हमारे पास जितना है हम उतना पढ़ने वाले हैं। पहले हम रिकवरी ऑफ डेट एंड बैंकरप्सी एक्ट 1993 पढ़ने वाले हैं। ओके, तो बेसिकली क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करती है या करी है उन्होंने, अंडर अंडर दिस एक्ट एक स्पेशल ट्राइब्यूनल बना, डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक मेंबर होता है। आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन बनता है कि डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल के बेंच पे 3 लोग होते हैं। That's not correct. There is only one person, and that one person is known as presiding officer. ओके, दैट वन पर्सन इज नोन एज प्रिसाइडिंग ऑफिसर। और ये जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है। जो ये DRT बना सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू बनता है बाय नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गैजेट। ओके, कि कितने नंबर ऑफ DRT होने चाहिए, क्या बेंच होना चाहिए, जैसे भी होता है। ओके, वॉट एवर दे फील, सेंट्रल गवर्नमेंट फील्स इज नेसेसरी। ओके, अब जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उसकी एलिजिबिलिटी कम से कम, ही शुड बी मिनिमम होल्डिंग अ क्वालिफिकेशन ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट जज। एक डिस्ट्रिक्ट जज के इक्वल होना चाहिए। कितने समय तक के लिए ही कैन होल्ड द पोजीशन, इधर 5 years ऑफ द टेन्योर और 65 years ऑफ एज। he turns 65 years of age whichever is earlier। या तो 5 साल मान लेते हैं, 4 साल हुए हैं अभी somebody Mr. X to be a presiding officer, but he is 65 now, तो 5th year सर्व नहीं कर पाएंगे। ओके, तो whatever comes earlier। अब अगर कोई DRT से सेटिस्फाइड नहीं है तो वो अपील लेके जाएगा DRAT के पास, दैट इज डेट रिकवरी एपीलेट ट्राइब्यूनल। अब DRAT में, जैसे DRT में प्रिसाइडिंग ऑफिसर था, यहाँ पर ऐसे चेयरपर्सन है। ये चेयरपर्सन की क्वालिफिकेशन क्या है, या तो वो हाई कोर्ट के जज रह चुका हो या फिर इस समय हो। ओके, प्लस उसके पास कम से कम 3 years, वो लास्ट 3 years या तो वो इंडियन लीगल सर्विस के मेंबर रह चुके हो या फिर वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर जैसे काम कर चुके हो एटलीस्ट 3 years। ओके, तो ये तो कंपलसरी है, यहाँ पे और है, इन दोनों में और है। ठीक है, अब जो ये चेयरपर्सन है ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है। जैसे हमने चेयरपर्सन का टेन्योर देखा, सॉरी प्रिसाइडिंग ऑफिसर का टेन्योर देखा था 5 years और 65 years विच एवर इज अर्लियर, इसी तरीके से यहाँ पे टेन्योर है 5 years और 70 years। क्योंकि अगर अब कोई प्रिसाइडिंग ऑफिसर बन के आया है तो 65 साल मैक्सिमम हो सकता है, तो उसमें 5 ऐड करके 70 कर दिया है अपन ने। ओके, और ये बात ध्यान रखेंगे, किसी भी तरीके से क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। एक बार कोई बंदा प्रिसाइडिंग ऑफिसर या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चेयरपर्सन जैसे अपॉइंट हो चुका है तो उसका अपॉइंटमेंट को क्वेश्चन नहीं कर सकते। नो ऑर्डर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटिंग एनी पर्सन एज अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द ट्राइब्यूनल और द चेयरपर्सन ऑफ द एपीलेट ट्राइब्यूनल शैल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन इन एनी मैनर। ओके, अब बट अगर चाहे प्रिसाइडिंग ऑफिसर चाहे या चेयरपर्सन चाहे छोड़ना, अपनी बस डेजिग्नेशन देना चाहे, तो 3 months का नोटिस सर्व करना है, 3 months का नोटिस सर्व करना है, दे कैन डू सो। ओके, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में पहले भी क्वेश्चन बने, फिर से भी बन सकते हैं। DRT से हमारे को इतना ही याद करना है, क्या है, रिकवरी ऑफ डेट एंड बैंकरप्सी एक्ट 1993, दिस इज द नेम ऑफ द एक्ट। पहले एक्ट का नाम भी दूसरा होता था, बट ये रीअपील होकर नाम चेंज हो गया, इट इज डेट रिकवरी ऑफ डेट एंड बैंक्रप्सी एक्ट। ओके, चलो अब पढ़ते हैं नेक्स्ट एक्ट के बारे में, जो कि है सरफेसी। सरफेसी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटाइजेशन
and reconstruction of financial asset and and enforcement of security interest. This is how surfacy or surface, howsoever you want to pronounce it as, आप कर सकते हो. Securitization and reconstruction of financial asset and enforcement of security interest. अब ये दोनों ऑफ पार्ट नहीं है सरफेसी के, जब आप एब्रीविएट कर रहे हो. और मैंने आपको लिख के क्यों बताया, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए व्हाट डज एस स्टैंड इन सरफेसी. ओके, या व्हाट इज फर्स्ट एस पूछ सकता है, सेकंड एस पूछ सकता है, ऐसी व्हाट डज आर स्टैंड फॉर. तो आपको अगर आपको फुल फॉर्म ही नहीं पता होगी इस एक्ट की, आप कैसे बता पाएंगे. ठीक है, तो पहले क्या होता था, जैसे मान लेते हैं मैंने आपके बैंक से लोन लिया, आपके पास कुछ गिरवी रखा. ठीक है, अब मैंने डिफॉल्ट कर दिया. टेक्निकली होना क्या चाहिए था कि आपके पास ये प्रॉपर्टी आप बेचो, अपने पैसे वैसे रिकवर कर लो. बट पहले क्या होता था, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख सिविल कोर्ट पे, जबकि जबकि आपके पास सिक्योरिटी है, तभी भी आप जो है बेच नहीं सकते, अपने पैसे रिकवर नहीं कर सकते जब तक कि सिविल कोर्ट से एक ऑर्डर नहीं आएगा. बट जैसे ही सरफेसी आया तो बैंक के पास, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास आ गई पावर, जहां पर आज 60 डेज का लीगल नोटिस सर्व करने के बाद इस प्रॉपर्टी का पोजेशन ले सकते हो, और 30 डेज का और नोटिस सर्व करने के बाद आप प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए फर्दर मूव ऑन कर सकते हो. इस तरीके से सरफेसी वर्क करता है. बट अगर मैम इतनी पावर आ गई है बैंक के पास, तो अभी भी अकाउंट एनपीए क्यों हो रहे हैं, बिकॉज कहीं कहीं जगह सरफेसी नहीं लगता है. वो क्या 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 जगह है, जब भी अमाउंट 1 लाख से कम है, जो अमाउंट ड्यू है वो 1 लाख से कम है, वहां पे सरफेसी नहीं लगता है. जब भी कोई सिक्योरिटी क्रिएट नहीं है, मान लेते हैं मैंने आपसे बाकी बैंक से लोन लिया, तो कुछ रखोगे ना गिरवी. अगर ये गिरवी नहीं है तो आप क्या पोजीशन लोगे, क्या बेचोगे और कैसे लोगे पैसे वापस, है ना. तो जहाँ सिक्योरिटी नहीं है वहां पे सरफेसी नहीं लगता है. जहाँ पे 20% से अमाउंट कम रह गया है, मतलब मान लेते हैं आपने 1 करोड़ का लोन लिया था, ठीक है, उसमें से 80 लाख रुपए आप ऑलरेडी वापस कर चुके हो, लेट्स से 81 लाख रुपीज आप ऑलरेडी रिटर्न कर चुके हो. मैं बोल रही हूँ ये प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिलाकर. तो क्या 20% से कम है बकाया, हाँ जी, नहीं लगेगा सरफेसी. ओके, एग्रीकल्चर लैंड पे नहीं लगता है सरफेसी. कोई भी किसी भी तरह की कंडीशनल हायर परचेज है, सेल है, लीज है, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में जहाँ पे सिक्योरिटी इंटरेस्ट नहीं है, वहां पर भी सरफेसी नहीं लगता है. कोई भी तरीके की मनी है सिक्योरिटी जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर बनी है या सोगा के अंदर बनी है, बोले तो प्लेज है, प्लेज पर नहीं लगता है, हाइपोथिकेशन पर लगता है. सरफेसी हाइपोथिकेटेड एसेट पे लगता है या फिर मॉर्गेज पे लगता है. प्लेज पे, मतलब बेसिकली प्लेज पर सरफेसी नहीं लगता है. नाउ, किसी भी तरीके का अनपेड सेलर का राइट अगेन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर आता है, वो आपके सिलेबस में नहीं है. वो सेक्शन 47 में अगर कोई अनपेड, मतलब मैंने आपसे सामान खरीदा, आपकी पेमेंट नहीं करी, तो आप बन गए अनपेड सेलर. अनपेड सेलर की कोई राइट्स रहते हैं, वो सरफेसी के अंदर कवर नहीं करे जाते हैं. एम आई क्लियर. तो मोटी मोटी 4 बातें आपको याद करनी है, लास्ट 3 बातें तो इवेंचुअली इसी का ही पार्ट बन जाती हैं. 1 लाख से कम अगर आउटस्टैंडिंग है, सरफेसी नहीं लगता है. एग्रीकल्चर लैंड पे सरफेसी नहीं लगता है. जैसे सिक्योरिटी नहीं है वहाँ सरफेसी नहीं लगता है. और जहाँ 20% से कम बकाया रह गया, वहाँ पे भी सरफेसी नहीं लगता है. ठीक है, ये बातें हमें लर्न करनी है, क्योंकि हो सकता है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ जाए. और एक ऐसी टॉपिक है जो यहाँ पे भी इम्पोर्टेंट है, सीआईबी में बेहद इम्पोर्टेंट है.
ओके, तो क्या होता है, जैसे मान लेते हैं 60 दिन का नोटिस सर्व किया, 60 दिन के लिए बोला, जैसे आप डिफॉल्ट हुआ, एनपी हो गया अकाउंट, अब 60 डेज के लिए नोटिस सर्व किया बैंक ने कि भाई 60 दिन में आपने हमारे पैसे वापस दे दिए तो ठीक है, नहीं तो हम पोजेशन ले लेंगे। अब जो बोरोवर है उसके पास जब ये रिसीट गया नोटिस का, तो उसने उस बात पे ऑब्जेक्शन उठाया। लेट्स से अगर ऑब्जेक्शन उठाकर बैंक को जब पहुंचा ये कम्युनिकेशन, सिक्योर लेंडर इज होम बैंक, जिसने लोन लिया हुआ है सिक्योरिटी देके, लोन दिया हुआ है सिक्योरिटी लेके, है ना। अब अगर सिक्योर लेंडर इस ऑब्जेक्शन से ओके नहीं है, सॉरी, वो ये ऑब्जेक्शन एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो जब जब से नोटिस आया उसके 15 दिन के अंदर अंदर बोरोवर को बताना होगा हमें आपका ऑब्जेक्शन मंजूर नहीं है, हम तो अगर आप नहीं पैसे दोगे हम ले लेंगे आपका पोजेशन, ठीक है। अब अगर ये या ये जो भी whosoever is not happy can go to DRT एप्लीकेशन देगा। अब यहाँ पर क्योंकि सिक्योर लेंडर की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम होने वाली है बोरोवर को, क्योंकि इन्होंने ऑब्जेक्शन एक्सेप्ट नहीं किया ना, तो बोरोवर क्या जा सकता है, डीआरटी के पास जा सकता है। जब डीआरटी के पास जाएगा, अब डीआरटी बताएगा कि इसकी बात सुनिए कि इसकी बात सुनिए। सो व्हाट्सएवर इट इज, व्हाट इज डीआरटी, डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल, और इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब मान लेते कोई डीआरटी से भी हैप्पी नहीं है, डीआरटी की अपील से भी हैप्पी नहीं है, तो वो डीआरएटी के पास जाएगा, ओके, विद इन 30 days फ्रॉम द रिसीट ऑफ नोटिस। अब बात करते हैं एआरसी। व्हाट इज एआरसी? इट इज असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। कभी कभी क्या होता है कि अपन ने हम बैंक है, हमने प्रॉपर्टी को बिकने रखा, ठीक है। जब बिकने रखा, वो बिक नहीं रही है, ऑक्शन पे कोई आ नहीं रहा है या उतने पैसे दे नहीं रहा है, तो यहाँ पर क्या करेगा, बैंक जो है एआरसी को हैंड ओवर कर देगा इस सिक्योरिटी एसेट को, ठीक है, और इसके अगेंस्ट या तो डिवेंचर्स ले लेगा या रिसीट ले लेगा या पैसे ले लेगा। अब इनके पास पैसे कहाँ से आएंगे, इनमें पैसे डालेंगे कोई क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स या क्वालिफाइड बायर्स, क्यूबी या क्यूआई बोलते हैं हमने, क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स या क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस या क्वालिफाइड बायर्स, इनमें पैसे डालेंगे, ठीक है। पैसे डाले, अब एआरसी क्या करेगी, इस प्रॉपर्टी को किसी ऐसी चीज में कन्वर्ट करेगी जिसे बेचकर पैसे निकालना आसान है, जैसे कोई कम्युनिटी पार्क या कोई कॉम्प्लेक्स या शॉपिंग मॉल या कुछ इस तरीके से बनाएगी। अब इसको बेचने के बाद इसको सेल करेगी, सेल करके इनको भी पैसे वापस दे देगी और इनके भी पैसे आ गए और खुद भी पैसे कमा लिए, तो एवरीबडी इज हैप्पी, और इन जो डिफॉल्ट किया था जिस बंदे ने, उसके पास भी उसके पैसे वापस आ गए, मतलब पैसे वापस नहीं आए, उसका भी काम जो है सेट हो गया, कोई टेंशन वाली बात अब नहीं रह गई, है ना। तो हमने क्या बोला, कभी कभी सेल करने के लिए जब लगाते हैं बैंक, नहीं सेल हो पाता है, तो असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इसमें पैसे लगा के, जो किसके पैसे लगाती है, क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स या बायर्स के पैसे लगाती है और अलग अलग चीज़ में कन्वर्ट करके पैसे वापस लेकर, मतलब पैसे निकाल पाती है। अब किसी को एआरसी बनने के लिए क्या करना पड़ता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को एआरसी बनने के लिए चाहिए कम से कम उसका नेट ओन्ड फंड जो है वो 2 करोड़ होना चाहिए, या फिर जैसे कि हायर प्रिस्क्राइब है, करंटली ये 100 करोड़ है करंट, ओके, हो सकता है फ्यूचर में चेंज हो जाए। प्लस आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन चाहिए, किससे, आरबीआई से। आपको एप्लीकेशन करनी पड़ेगी इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट और मैनर आरबीआई में, और आरबीआई इंस्पेक्ट करेगी। अगर वो सेटिस्फाई हो जाती है, किस बात से सेटिस्फाई हो जाती है, कि जो ये एआरसी है उसने 3 साल तक कोई लॉस नहीं हुआ है पीछे, ठीक है, एडिक्वेट अरेंजमेंट है उनके पास, रिकवरी मैकेनिज्म के लोग से पैसे निकाल पाएंगे, एडिक्वेट एक्सपीरियंस है डायरेक्टर्स का, किसी भी तरीके का मॉरल ऑफेंस नहीं किया है, स्पॉन्सर जो है वो फिट है और कंप्लायंस कर रहे हैं सारे नॉर्म्स का। अगर ये सब कुछ सारी कंडीशन ओके हो जाती हैं, तो आरबीआई चाहे तो दे सकता है, ग्रांट कर सकता है सर्टिफिकेट, हो सकता है ना दे। अगर नहीं देगा तो एक रीजनेबल ऑप्शन देगा कि हाँ भाई अपनी तुम्हारी दुहाई क्या है, अपना अपनी साइड ऑफ स्टोरी सुनाओ। अगर दे देगा तो हो, ऐसा नहीं कि एक बार दे दिया तो हमेशा के लिए, कैंसिल किया जा सकता है। एक बार ग्रांट हो गया सर्टिफिकेट आरबीआई द्वारा एआरसी को कि आप एआरसी जैसे ऑपरेट कर सकते हो, आपको एक अपॉर्चुनिटी, मतलब सर्टिफिकेट दे दिया, बट अगर आपने कुछ गड़बड़ करी, मतलब जिन जिन कंडीशंस की वजह से आपको सर्टिफिकेट दिया था उनमें से आपने कुछ नहीं किया, कोई सा भी पॉइंटर नहीं किया, तो आपका सर्टिफिकेट कैंसिल किया जा सकता है, बट आफ्टर गिविंग यू एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, ठीक है।
क्या क्या हो सकता है, आप बिजनेस करना बंद कर दिया, और जब बिजनेस करना बंद कर देते हैं ना, तब अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी नहीं मिलती, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी नहीं मिलता। अगर आपने एआरसी जैसे काम करना ही बंद कर दिया है, तो आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी नहीं मिलेगा, और आपका जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है उसे कैंसिल कर दिया जाएगा। बाकी सारे केसेस में पहले आपको एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा। जैसे मान लेते हैं कोई एआरसी है, उसके पास क्वालिफाइड बायर्स ही नहीं है, पैसे ही डालने वाला कोई नहीं है, ठीक है। मान लेते हैं उन्होंने जिन कंडीशंस पे मिला था उन्हें एआरसी जैसे सर्टिफिकेट, वो नहीं कर रहे हैं। कोई कंप्लायंस दी थी करने के लिए, डायरेक्शंस, कोई दिशा निर्देश दिया था आरबीआई ने, वो फॉलो नहीं करा, किताबें मेंटेन नहीं कर रहे हैं, बुक्स प्रोडक्शन करना है उन्हें इंस्पेक्शन के लिए, वो नहीं दे रहे हैं, कि नाम चेंज कर लिया, ऑफिस चेंज कर लिया, मैनेजमेंट चेंज कर लिया बिना अप्रूवल के, है ना, आरबीआई के। तो किसी भी कारण से आपका सर्टिफिकेट जो आपको मिल रखा है एआरसीएस ऑपरेट करने का, वो कैंसिल कर दिया जाएगा। और ध्यान बात ये देंगे, मान लेते हैं आपको आप बैंकों में एआरसी हो, ठीक है, और आरबीआई ने मुझको परमिशन दे रखी थी। अब मैंने क्यूबी से पैसे ले रखे हैं, क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स, क्वालिफाइड बायर से मैंने पैसे लिए हुए। अब मैंने इनमें से कोई भी कुछ गड़बड़ कर दी तो आरबीआई मेरा लाइसेंस कैंसिल कर रही है, मेरा जो सर्टिफिकेट कैंसिल हो रहा है। बट इस दौरान क्यूबीज के तो मेरे पास पैसे आए हुए हैं, क्वालिफाइड बायर ने तो अपने पैसे दे रखे हैं। अब उनकी क्या नुकसान, उनकी क्या गलती हुई, आरबीआई, मैं गड़बड़ कर रही हूँ और आरबीआई मुझे बंद कर रही है, तो अब क्या होगा, लाइसेंस तो कैंसिल होगा, सर्टिफिकेट तो कैंसिल हो जाएगा, बट तब तक नहीं होगा, तब तक होल्ड पे रहेगा जब तक मैं क्वालिफाइड बायर्स के पैसे वापस नहीं दे देती। ऑल ऑफ द अबव शैल बी डीम्ड टू बी आरसी टिल इन्वेस्टमेंट ऑफ क्यूबी इज रीपेड। अगर कोई बंदा जैसे मान लेते हैं मैं आरसी हूँ, मैं अग्रीव्ड हूँ, मैं आरबीआई के डिसीजन से हैप्पी नहीं हूँ, तो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जा सकती हूँ। ओके, आई कैन अपील टू सेंट्रल गवर्नमेंट, हाउ मेनी डेज, 30 डेज। इम्पॉर्टेंट है, ओके, इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे एक टॉपिक आता है सरसई या सेंट्रल रजिस्ट्री। बेसिकली क्या होता है, जैसे मान लेते हैं एक बंदा है मिस्टर ए, तो मिस्टर ए इज बेसिकली अ फ्रॉडस्टर। व्हाट इज ही डूइंग, इसने एक प्रॉपर्टी थी 15 लाख रुपए की, उस प्रॉपर्टी पर पहले बैंक एक्स से लोन लिया, फिर बैंक वाई से लोन लिया, फिर बैंक जेड से लोन लिया और फरार हो गया सबसे पैसे लेकर। अब प्रॉपर्टी है 15 लाख की, लोन ले रखा है 45 लाख का, बहुत दिक्कत है, कौन पैसे वापस लेगा। तो गवर्नमेंट ने या हमारे लॉज ने इस प्रॉब्लम से बचने के लिए बोला कि ऐसा है, जैसे ही मिस्टर ए किसी भी बैंक से लोन लेंगे, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेंगे, तो इस बैंक को, ये बैंक का ओनर्स है, बैंक की ओनरशिप है, बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको सरसई के अंदर, जैसे सरफेस सही है, सरफेस सही है, उसके अंदर सरसई बनता है, उसके अंतर्गत रजिस्ट्री करानी है, ताकि एक सेंट्रल इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड आ जाए कि अब जब भी बैंक वाई या बैंक एक्स का ही कोई और ब्रांच या कोई भी XYZ बैंक लोन देता है, तो उसे पता चल जाए कि इस प्रॉपर्टी पर तो इतने अमाउंट का लोन ऑलरेडी चल रहा है। मान लेते हैं प्रॉपर्टी थी 1 करोड़ की, लोन सिर्फ 10 लाख का लिया था, तो अभी 90 लाख का और बफर है, फिर मिल सकता है। बट ये सारी इंफॉर्मेशन जो है सरसई के अंदर बैंक को अपडेट करनी है, रजिस्ट्री करानी पड़ेगी किसी भी तरीके का लोन अगर बैंक दे रहा है अंडर द नॉर्म्स ऑफ सरफेसी, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज सेट अप अ सेंट्रल रजिस्ट्री फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। अगर सिक्योरिटाइजेशन हो रहा है फाइनेंशियल असेट का, रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है फाइनेंशियल असेट का, या किसी भी तरीके की सिक्योरिटी इंटरेस्ट अंडर सरफेसी क्रिएट हो रही है, ओके। अब सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एंड असेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ इंडिया इज सरसई, फुल फॉर्म, ठीक है, दिस इज द फुल फॉर्म। वो सेटअप अंडर सरफेसी किस लिए, ताकि मेंटेन कर सके, ऑपरेट कर सके सेंट्रल रजिस्ट्री सरकार के, सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर, ताकि कोई भी तरीके का ट्रांजैक्शन या चार्ज जिसको भी फाइल करना चाहिए बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन द्वारा, वो कर दिया जाए, okay. The actions that a secured creditor can take against the security under the surface are required to be taken within the limitation period. Limitation period क्या होता है, जैसे मान लेते हैं ए ने बी से लोन लिया,
ठीक है, ए ने बी से लोन लिया। अब 3 साल बीत गए, ये कह रहा है मैं देता हूँ, मैं देता हूँ, 3 साल बीत चुके हैं। अब ए बोल रहा है तेरे को मैं कोर्ट के पास लेके चलता हूँ, तेरे पे केस करता हूँ, तेरे को तब समझ आएगा। अब कोर्ट ऑफ लॉ को इसने बताया इन्हें कि मेरा बी ने पैसे नहीं दिए। कोर्ट ने बोला कब दिए थे, 3.5 साल हो गए। अब मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि लिमिटेशन पीरियड के बियॉन्ड हो गया। अब आप पुराने पुराने किस्से लेकर आओगे, मेरे पास टाइम नहीं है इतना। लॉ बोल रहा है जो प्रॉब्लम है टाइम विद इन टाइम पीरियड आओ, अदरवाइज आई विल नॉट एंटरटेन यू। ऐसा लॉ बोल रहा है अंडर लिमिटेशन लॉ, जो हमारे सिलेबस में भी थोड़ी देर में बताने वाली भी हूँ, थोड़ी डिटेल में बताऊंगी। बट क्योंकि अभी यहाँ पर आ गया है स्क्रीन पर, तो मेरा कर्तव्य बन जाता है आपको समझाना। लिमिटेशन पीरियड के अंतर्गत ही सरफसई में भी आप केस फाइल कर सकते हो। That means the action has to be taken within 3 years from the date on which the cause of action arose. अब यहाँ पर 3 years है, but it actually depends. जब आप limitation law पढ़ोगे तो वहाँ देखोगे कहीं 12 साल भी है, कहीं 30 साल भी है, ओके, कहीं पे 2 साल भी है। बट IT एक्ट के बारे में हमारे सिलेबस में अभी नहीं है, बट जब आप CIB में जाओगे वहाँ पे थोड़ा बहुत पढ़ोगे। अभी मोटा मोटा आप 3 साल, 12 साल और 30 साल के बारे में बात करोगे, जब मैं आपको आज लिमिटेशन पीरियड पढ़ाऊंगी। ठीक है, अब करते हैं IBC, दैट इज इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। सो बेसिकली पहले कुछ अलग अलग एक्ट्स हुआ करते थे जो इंसॉल्वेंसी से रिलेट करते थे, बट 2016 में इन एक्ट्स को रीअपील करके कोड बना दिया गया है। देयरफॉर इट इज नॉट एन एक्ट बट कोड, कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी एक्ट्स। ओके, ये सारे इंडिया पे एप्लीकेबल है। कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड हो अंडर, चाहे कंपनीज एक्ट, चाहे कोई गवर्नमेंट कंपनी हो किसी स्पेशल एक्ट के अंदर बनी हो, कोई सॉरी कोई LLP हो, कोई पार्टनरशिप फर्म हो, कोई प्रोप्राइटरशिप फर्म हो, या हो सकता है मैंने किसी की गारंटी दी थी, तो पर्सनल गारंटर भी यहाँ पे IBC के अंदर फॉलो करता है, जिसपे IBC लागू हो जाता है। अब IBC के रेगुलेटर्स कौन कौन है हमारे पास है? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको मैं IBBI के नाम से रेफर करूंगी जब भी मैं इस बोर्ड को रेफर करूंगी। ठीक है, या सिंपली बोर्ड भी बोल सकती हूँ, अंडर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। ओके, अब इस IBC के अंदर IBBI के अंदर हमारे पास है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, इसको हम IP बोलेंगे। इंसॉल्वेंसी यूटिलिटीज, इनको हम IU बोलेंगे। और इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स, जिनको हम IRP बोलेंगे। अब एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि आपके 4 पिलर्स क्या है IBC के, तो 4 पिलर्स हैं, पिलर 1, पिलर 2, पिलर 3 एंड पिलर 4। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल IBBI अपॉइंट करता है। जैसे मान लेते हैं मैंने लोन लिया, मैं नहीं वापस दे पा रही हूँ, मैं एक कंपनी हूँ, मैंने लोन लिया, मैं वापस नहीं दे पा रही हूँ, ठीक है, तो एक तरीके से IBC को आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जैसे कंपनीज बिजनेस चालू करती हैं, ठीक है, बट हर बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, तो उन्हें एक एग्जिट मिल पाता है। बहुत डिटेल में सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं बहुत डिटेल में जा नहीं रही हूँ, सिर्फ इतनी बात बता रही हूँ कि IBBI में इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, सॉरी IBC में IBBI जो है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अपॉइंट करता है। जैसे मान लेते हैं मैं एक मेरी कंपनी इंसॉल्वेंसी प्रोसेस से गुजरना चाहती है, या मेरे असेट्स कम है, लाइबिलिटीज ज़्यादा है, तो बेसिकली सेट ऑफ करना है बेच बाच के, जिसके जो पैसे देने दे दो। और अगर सही करा जा सकता है किसी कंपनी को, मतलब हालात खराब तो है बट इतनी भी नहीं है कि ठीक नहीं किया जा सकता, दवाई दे के ठीक किया जा सकता है, किसी और कंपनी के साथ जोड़ा जा सकता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने रुचि सोया के बारे में इंटरनेट पर पढ़ना, इसको पतंजलि के साथ जोड़ दिया गया था अंडर द IBC 2016 कोड। इतने सिलेबस में नहीं, अगेन फॉर पर्सनल नॉलेज हमें थोड़ी बातें पता होनी चाहिए। इसके अलावा इंसॉल्वेंसी यूटिलिटी क्या होता है, जैसे हमने सरसई पढ़ा, सरफई के अंदर सरसई पढ़ा ना, सेंट्रल रजिस्ट्री, उसी तरीके से IU में क्या होता है, ये एक रिपोजिटरी है। हर एक लोन जब भी डिफॉल्ट कर रहा है, जैसे मान लेते हैं किसी दिन पेमेंट होनी थी, नहीं हुई वो उस दिन पे, तो जब नहीं हुई, जिस दिन पेमेंट होनी थी बट नहीं हुई, वो डेट डिफॉल्ट दिखाई देगा कि भैया यहाँ पर प्रॉब्लम हो गई है, ये बंदा अब डिफॉल्ट करने लग रहा है,
वो SMA 0, SMA 1, SMA 2 में जाने लगेगा, जिसके बारे में हम ऑलरेडी लास्ट सेशन में बातें करके आए हैं। तो बेसिकली सरकार की एक ये रिपोजिटरी है जो कि आज हम IT का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए बना रहे हैं। फिर हमारे पास एडजुडिकेटर्स है, ये तो रेगुलेटर्स रहे जो रेगुलेट कर रहे हैं IBC में अंडर द लॉ। और एडजुडिकेटर्स कौन है? NCLT एंड DRT। DRT के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। DRT बेसिकली इज फॉर एन इंडिविजुअल, okay. NCLT is basically for the company, that is National Company Law Tribunal, ओके। अगर कोई यहाँ सेटिस्फाइड नहीं है तो वो NCLAT पे जाएगा, जो कि आपका एपिलेट ट्राइब्यूनल है। जैसे अपन के पास DRT का DRAT का था, ऐसे ही हमारे पास NCLT का NCLAT है। कोई यहाँ सेटिस्फाइड नहीं है तो वो यहाँ जा सकता है, ओके। बस इतनी बात है। अब चलते हैं लोक अदालत के बारे में पढ़ेंगे। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोक अदालत आर फॉर्म्ड अंडर लोक अदालत एक्ट। नो, लोक अदालत आर फॉर्म्ड अंडर लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट। इसको हम LSSA भी बोलते हैं, लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट। ये कब बना? 1987, क्या होगा? 87, है ना, 1987। सो क्या होता है, जैसे अगर आपने मूवीज वगैरह देखी हो इंडिया में, तो पंचायत जैसा सिस्टम है जहाँ पर खुद ही जाकर पार्टीज जो है, इन्हें कोई लॉयर एक्सेट्रा की जरूरत नहीं है, जाके अपनी अपनी सुनवाई, अपनी अपनी दुहाई देते हैं, और फिर सरपंच या पंचायत जो भी है वो अपने अपने रेजोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। उसी तरीके से लोक अदालत आज एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में अवेलेबल है अंडर द लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट, और इंडिया से बहुत सारी जगह यहाँ ये अडॉप्ट किया जा रहा है, ओके। तो बेसिकली सरफसई में आपने पढ़ा था कि 1 लाख से ऊपर होता है तो ही सरफसई जा सकते हैं, बट जब DRT पढ़ते हैं, हमारे सिलेबस में उतना है नहीं, बट क्योंकि मैं यहाँ रेफरेंस दूंगी तो मैं उसका रेफरेंस मुझे देना पड़ेगा। DRT जब आप जाते हो तो आपका अमाउंट जो है 20 लाख से ऊपर होना चाहिए अंडर द DRT एक्ट, रिकवरी ऑफ डेट एंड बैंक्रप्सी एक्ट 1993, ठीक है। बट सरफसई नहीं, 20 लाख वाली कहानी बदल दी, वहाँ तो 1 लाख रुपए मिनिमम हो गया। बट जब मैं लोक अदालत के बारे में बात करती हूँ तो 20 लाख से ऊपर की बातें लोक अदालत में नहीं आ सकती, उसको प्रॉपर एक जुडिशियल फॉर्मेट से ही जाना पड़ेगा। बेसिकली लोक अदालत एक तरीके से आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट है, मतलब वकील साहब और लॉयर जज साहब मत खेलो, बाहर करके आ जाओ, सेटलमेंट वो लोक अदालत के थ्रू किया जाता है, जिसे हम पीपल्स कोर्ट भी बोलते हैं। Now it shall be guided by the principle of justice, equity, fair play and other legal principles. Lok Adalat is what? It is people's court. It is people's court. अब LSSA Legal Services, sorry, LSAA Legal Services Authorities Act, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, इट इज LSAA लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987। ये भी पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल है। मैंने बोला है कि 20 लाख से ऊपर का अमाउंट यहाँ नहीं जाता, कम वाला जा सकता है, और लोग इसको क्यों प्रेफर करते हैं? क्योंकि यहाँ पे कोई फी नहीं है। दिस इज द रीजन व्हाई पीपल प्रेफर टू गो थ्रू लोक अदालत। ये लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट के अंदर बना था 1987, लोक अदालत, ओके। तो अगर बात करी जाए जुडिस्डिक्शन की, लोक अदालत की, सेक्शन 19 सब सेक्शन 5 ऑफ लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट के अंदर बता रखा है। लोक अदालत की जुडिस्डिक्शन बेसिकली काम ये कर रही है कि कॉम्प्रोमाइज पे आना है। जैसे मैं एक तरीके से समझ लो, दो भाइयों के बीच में लड़ाई है और मम्मी पापा नहीं है, तो बुआ जी सेटल करा रही है दोनों के बीच में। उसी तरीके से यहाँ पर लोक अदालत जो है, दो पार्टीज के बीच में जब प्रॉब्लम है तो बीच का रास्ता निकालने की कोशिश, सेटलमेंट, कॉम्प्रोमाइज तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है कौन? लोक अदालत। जब भी कोई डिस्प्यूट अराइज होता है, ठीक है, मान लेते हैं वो एग्जैक्ट करेंटली किसी कोर्ट के अंदर पेंडिंग था, कोर्ट ने बोला ऐसा है, तुम ना बाहर से सेटल करा कर आओ, कोर्ट ने बाहर भेज दिया, दोनों पार्टीज ने ओके भेजा, आप जा सकते हैं लोक अदालत। बट दोनों पार्टीज की रजामंदी होनी जरूरी है। ऑल द पार्टीज हु आर इन्वॉल्व इन द कोर्ट केस, उनको ओके होना पड़ेगा, तभी लोक अदालत पे आपका केस ट्रांसफर होगा। ऑल पेंडिंग केसेस बिफोर एनी कोर्ट फॉर विच लोक अदालत इज ऑर्गेनाइज, और डिस्प्यूट जा सकता है लोक अदालत पर। या फिर हो सकता है कोई कोई केस जो डायरेक्टली नॉलेज में या कॉग्निजेंस में आ जाए ऑफ लोक अदालत। मैटर इज falling within the jurisdiction but not pending any other court। अब मान लेते हैं ये गया लोक अदालत में,
केस जो ऑलरेडी कोर्ट में था, कोर्ट ने भेजा है, यहाँ पर दोनों पार्टी से या तो कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करी गई, सोल्यूशन नहीं निकल रहा है, तो लोक अदालत वापस भेज देगी कोर्ट में, बट कोर्ट वहाँ से शुरू करेगी जहाँ से इन्होंने भेजा था, जहाँ से भेजा था वहाँ पे से शुरू करेगी। ये नहीं कि जो इन्होंने कर लिया वहाँ से यहाँ से पकड़ेगी, जहाँ से कोर्ट ने खुद भेजा था वहाँ से अब दलीलें वापस शुरू करी जाएगी। और यहाँ पे मान लेते हैं कोई कोर्ट लोक अदालत ही आया था, वो कोर्ट नहीं भेजेंगे, कोर्ट से रेमेडी मांगने की कोशिश करेंगे कि भाई बताइए हम इसको सॉल्व कैसे करें। ओके, the offenses that are compoundable cannot be brought to लोक अदालत। मान लेते हैं कोई रेप केस है, कोई किडनैपिंग केस है, कोई मर्डर केस है, क्रिमिनल ऑफेंस जो है वो यहाँ नहीं आते हैं, ठीक है, लोक अदालत में नहीं देखे जाते हैं। द मॉनिटरी सीलिंग 20 लाख रुपए है। लोक अदालत ऑर्गेनाइज फॉर एन एरिया यूजली कंसिस्टिंग ऑफ सर्विंग और रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर। जज नहीं है, जुडिशियल ऑफिसर है। जुडिशियल ऑफिसर वो सर्व करंटली भी हो सकते हैं, रिटायर्ड भी हो सकते हैं, कोई और ऐसा बंदा हो सकता है जैसे कि स्टेट अथॉरिटी या डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी या सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी या हाई कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी या तालुक लीगल सर्विसेज कमेटी। 5 नाम को याद करने, हैव टू लर्न दिस नेम। ये लोग अपॉइंट करते हैं, ये जब somebody who organize this लोकल, इधर इट हैज टू बी करंट या फिर रिटायर्ड लीगल जुडिशियल ऑफिसर, या फिर इनमें से कोई जना अपॉइंट कर सकता है कि कौन जना लोक अदालत को ऑर्गेनाइज करेगा। अल्टीमेटली कॉम्प्रोमाइज और सेटलमेंट कराना है डिस्प्यूट का, या तो अभी जो डिस्प्यूट चल रही है या फिर कोई पोटेंशियल डिस्प्यूट हो सकती है। ओके, डिस्पोजल ऑफ केसेस अंडर लोक अदालत विद अटमोस्ट एक्सपीडिशन, हल्के हल्के नहीं चला सकते, फटाफट फास्ट। अराइव टू अ सेटलमेंट और कॉम्प्रोमाइज बिटवीन पार्टीज, मान लेते हैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो पा रहा है, कोई सेटलमेंट नहीं हो पा रही है पार्टीज के बीच में। द रिकॉर्ड्स ऑफ द केस शैल बी रिटर्न टू द कोर्ट फ्रॉम वेयर द रेफरेंस वाज रिसीव्ड एंड द कोर्ट शैल प्रोसीड विद द मैटर फ्रॉम द स्टेज इट हैड रीच्ड बिफोर मेकिंग इट अ रेफरेंस टू द लोक अदालत। मैं ऑलरेडी आपको बात बता चुकी हूँ। मान लेते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ डिस्प्यूट्स विच वर नॉट बिफोर द कोर्ट एंड इन द एब्सेंस ऑफ कॉम्प्रोमाइज और सेटलमेंट, गए लोक अदालत के पास और सेटलमेंट नहीं आ पा रहा है, द पार्टीज इन लोक अदालत कैन ऑल्सो सीक रेमेडी इन द, ओके, कोर्ट में से भी रेमेडी ली जा सकती है। अब लास्ट लॉ है आज का, जो कि है लॉ ऑफ लिमिटेशन, जिसके बारे में थोड़ी बहुत बातें मैं आपको बता चुकी हूँ, बट अब डिटेल में बात करनी जरूरी है। इट केम इन टू फोर्स ऑन 5 अक्टूबर 1963, गांधी जी के बर्थडे के 3 दिन बाद, और पूरे इंडिया पे ये एप्लीकेबल है। अब मान लेते हैं ए ने बी से लोन लिया, ए ने बी से लोन लिया या बी ने ए से लोन लिया, लेट्स से बी ने ए से लोन लिया। ओके, अब इन्होंने इनको लोन दे दिया, कहा कि मैं 2 महीने बाद देता हूँ। 2 महीने बाद गए, नॉक नॉक पैसे दे दो, ये कहते हैं अभी नहीं, थोड़े दिन में देता हूँ, थोड़े दिन में देता हूँ, थोड़े दिन में देता हूँ, ऐसे करते करते 3 साल बीत गए। अब ए ने बोला कि मैं जाता हूँ, देखो कोर्ट ऑफ लॉ में, देखो कोर्ट बताएगा। कोर्ट ने बोल दिया भाई तू तो लिमिटेशन पीरियड की बियॉन्ड आ रहा है, मैं तेरी मदद नहीं कर सकता। तो जब ऐसा होगा तो क्या होगा, तो अब जो बंदा है मिस्टर ए, वो लीगली तो पैसे नहीं ले सकता, बट बोल सकता है यार देख ले, दे दे, थोड़े थोड़े करके दे दे, बट दे दे। ऐसे नहीं कि पैसे लेने के हकदार नहीं है, पैसे लेने का हकदार अभी भी है वो, बट कोर्ट नहीं मदद कर पाएगा। लिमिटेशन एक्ट 1963 प्रिस्क्राइब करता है लिमिटेशन पीरियड, जिसमें जो अग्रीव्ड पार्टी है वो जा सकती है, नॉक कर सकती है जुडिशरी का डोर, बट ध्यान रखेंगे कोर्ट विल नॉट एंटरटेन एनी सूट फाइल्ड बियॉन्ड द स्पेसिफाइड पीरियड, जो लिमिटेशन लॉ में बता रखा है। अब लिमिटेशन एक्ट 1968 1963 के अंदर राइट टू रिसीव पेमेंट इज स्टिल देयर, पैसे तो अभी भी मिल सकते हैं, बट राइट टू सू खत्म हो जाता है, राइट टू सू खत्म हो जाता है, दिस स्टिल रिमेन्स। ओके, अगर लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर हो जा रहा है तो यहाँ पैसे तो अभी भी आप ले सकते हो, कोर्ट के थ्रू नहीं ले पाओगे, बट ये आपका खत्म हो जाता है, राइट टू सू, आप केस नहीं कर सकते। अब एक और बात होती है कि केस तो ठीक है, बट मान लेते हैं डीआरटी से डीआरएटी जाना है, एनसीएलटी से एनसीएलएटी जाना है, लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट जाना है, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाना है, वहाँ पे भी टाइम बता रखे हैं, तो फिर क्या होगा,
आप केस को एंटर नहीं कर सकते कोर्ट ऑफ लॉ में, बट मान लेते हैं कोर्ट में केस ऑलरेडी चल रहा था और वहाँ से आपको कुछ ओके आया था या नॉट ओके आया था और अब आप उस बात से भी सेटिस्फाइड नहीं है, आप अपर केस कोर्ट में जाना चाहते हो। अपर कोर्ट में जाने के लिए भी टाइम मेंशन कर रखा है। मान लेते हैं वो जो टाइम दे रखा है वो दे रखा है 30 दिन, बट आप गए 40 दिन बाद, तो क्या अब आपका कोर्ट केस एंटरटेन करेगा? क्या केस कोर्ट एंटरटेन करेगा? कर सकता है, इट विल डिपेंड। अगर कोर्ट ऑफ लॉ ओके है कि हाँ भैया जो ये 10 दिन डिले हुआ है, हर एक दिन में रीजन था इसकी वजह से डिले हुआ है, तो कोर्ट ओके कर सकता है, बट एक कोर्ट की मर्जी है, आपकी मेरी मर्जी नहीं चलेगी। ओके। और फिर हमारे को दे रखा है ये एक इम्पॉर्टेंट वेरी 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 इंपॉर्टेंट चार्ट दे रखा है जो हमें लर्न करना है। जब मैंने आपको लिमिटेशन लॉ बताया है, यहाँ से 100% आप लगा के चलिए क्वेश्चन बनने की बहुत हाई पॉसिबिलिटी है, हाई पॉसिबिलिटी है। तो मतलब जैसे अगर कोई पैसे देने थे किसी ने, नहीं दिए 3 साल में, अगर कोई बिल ऑफ एक्सचेंज पेबल एट साइड था, आफ्टर साइड था, बट नॉट फिक्स्ड, ही भी 3 साल, बट कहाँ से 3 साल? व्हेन द टाइम एक्सपायर्स, जो भी मान लेते हैं 3 महीने में देना था पैसे, 3 महीने में नहीं दिए, तो उस 3 महीने खत्म होने से 3 साल तक। तो आप इसे पढ़ेंगे और इसे लर्न करेंगे, ठीक है। जनरली सब जगह आपको 3 साल दिखेगा, बट कहीं पे आपको 12 साल दिखेगा। कहाँ कहाँ पे? जब भी मनी जो है मॉर्गेज मनी है, ओके। या फिर कहीं पे 30 साल भी दिखेगा जब फोर क्लोजर हो रहा है माय माय मॉर्गेज, या कोई पोजेशन है इमूवेबल प्रॉपर्टी का, वापस 12 साल। जनरली आपको 3 साल दिखने को मिलेगा, बट कहीं पे 12 साल भी दे रखा है, कहीं पे 30 साल भी दे रखा है, और जहाँ कुछ भी मेंशन नहीं है किसी भी लॉ में, वहाँ पे भी 30 साल है। एनी सूट फॉर विच नो पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज प्रोवाइडेड एल्सवेयर इन दिस शेड्यूल, वहाँ पे 30 साल है। अब अपील पे क्वेश्चन बना हुआ है जून में और सॉरी मई में और अक्टूबर में 2023 में, यहाँ से क्वेश्चन आए हैं। मान लेते हैं कोई नहीं, यहाँ से नहीं, इधर से लास्ट 2। अपील हाई कोर्ट पे जानी है लोअर कोर्ट से, तो 90 डेज में जा सकती है, ओके। अगर किसी लोअर कोर्ट से ही किसी और लोअर कोर्ट में जानी है तो वहाँ 30 डेज है पीरियड। ये लर्न करना है अपन को, वी हैव टू लर्न दिस, इट्स अ मस्ट लर्न, मस्ट लर्न, ओके। एंड विद दिस वी आर डन, खत्म। ऑल द 5 laws डन। आई होप यू वर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। कोई क्वेश्चन होता है आप कमेंट बॉक्स में मेरे से बात कीजिए। यू कैन ऑल्सो टॉक टू मी ऑन CMA दिशा दुआ टेलीग्राम ग्रुप। फॉर नाउ आई विल टेक योर लीव डियर बैंकर्स। This is your friend and your teacher CMA Disha Dua signing off for today. Bye bye.